इकोसिस्टम बेसिकली दो बेसिक कैटेगरी में डिवाइडेड है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होता है बेटा आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं, वो सारे नेचुरल इकोसिस्टम है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड, हमारे द्वारा बनाए गए। घर में या बायोलॉजी के लैब में आपको एक्वेरियम्स दिख जाती हैं, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो नेचुरल इकोसिस्टम में बेटा सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इकोसिस्टम को सर्वाइव परसिस्ट सस्टेन करने में उनकी मदद करते हैं। हमारे ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, खुद ही अपना एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट एक्वेरियम में ह्यूमन की डिपेंडेंसी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा इकोसिस्टम का वन शॉट लेक्चर। तो आज की जो क्लास है ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेगी बेटा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, बिकॉज ड्यूरिंग द एंटायर सेशन हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चिट चैट करेंगे। जहाँ पे भी मैम क्वेश्चंस पूछेंगी वहाँ पर आपको फटाकेदार तरीके से आपको जवाब देना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, हर क्वेश्चन के साथ यू विल गेट दी PYQs, ठीक है। तो अपने पेन लेकर के बैठे, रजिस्टर लेकर के बैठे, और मैम जैसे ही क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको फटाक से उसके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करने हैं, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो जैसा सबको पता है बहुत प्यारा सा नन्ना मुन्ना चैप्टर है, बिकॉज इसका जो लास्ट के पोर्शंस है वो तो आप हटा ही चुके हो, तो खुश हो जाओ। कम पढ़ना है तुम्हें, कितना कम पढ़ना है ना, हमें याद करो आप कितना पढ़ते थे, ठीक है। आज से कुछ साल पहले जो बच्चों ने अपीयर किया वो कितना पढ़ के वो पेपर देते थे। तुम्हारे तो कुछ चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, कुछ पोर्शंस डिलीट हो चुके हैं। तो बेटा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो उसको बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करिए, सारे NCERT को अपने टिप्स पर करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर भगवान जी का नाम लेकर के। चलिए, तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है बेटा, स्टार्टिंग में NCERT में लिखा हुआ है कि इकोसिस्टम बेसिकली दो बेसिक कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक होता है बेटा आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। सबको पता है टेरेस्ट्रियल में क्या आ जाएगा बेटा, टेरेस्ट्रियल में तुम्हारा फॉरेस्ट आ जाएगा, डेजर्ट आ जाएगा, ग्रासलैंड्स आ जाएंगे, ये सारे क्या हो गए बेटा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक में क्या आ गया बेटा, पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन, सी, एस्चुरीज, ये सारे के सारे पानी वाले इकोसिस्टम है। और NCERT ने एक और बातें कही आगे जा करके, हम तो बेटा हर जगह है, हमारा इंटरफेरेंस हर जगह, हम नेचर के साथ भी इंटरफेयर करते हैं। तो हमारे इंटरफेरेंस के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस बेटा, वी हैव 2 more कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम। और वो कौन कौन से हैं बेटा, एक है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल मतलब समुंदर हमने तो बनाया नहीं है बेटा, तो समुंदर किस में चला जाएगा, नेचुरल में, ठीक है। सी हो गया, रिवर हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, नेचुरल इकोसिस्टम। डेजर्ट हो गया, तो भी आपने देखा जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं, वो सारे नेचुरल इकोसिस्टम है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड, हमारे द्वारा बनाए गए, ठीक है। जिसमें क्या आ जाता है बेटा, जिसमें आ जाते हैं तुम्हारे एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, या आप इसको क्या कहते हो बेटा, एग्रो इकोसिस्टम। एग्रो इकोसिस्टम बेटा लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम है। दिस इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। और मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दीजिए, फटाफट एग्जाम्पल दीजिए बेटा। और जैसे घर में या बायोलॉजी के लैब में आपको एक्वेरियम्स दिख जाती हैं, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। क्यों, क्योंकि जैसे समुंदर वगैरह होता है बेटा, उसमें आप बाहर से मछलियों को खाना थोड़ी डालते हो। चलो चलो यार मेरा समय हो गया है मम्मी, 6 बज गए हैं, अब मैं जाता हूँ मछलियों को खाना खिला के आता हूँ, मेरे बिना तो खाने के बिना मछलियाँ तो मर जाएंगी। तुम जाते हो ओशन में खाना खिलाने उनको, नहीं ना। नदी किनारे रहते हो, तुम्हारे खिलाए बिना मछलियाँ मरने लगती हैं, नहीं खिलाते ना। बिकॉज जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम होता है। उनको कैसे सस्टेन करना है, उनको कैसे सर्वाइव करना है, ये उनको पता है, ठीक है। उनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करते रहते हैं,
ठीक है, इकोसिस्टम का मतलब क्या है? इकोसिस्टम का मतलब क्या है बेटा? इंटरैक्शन है। किसके किसके बीच में इंटरैक्शन है बेटा? बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम में बेटा सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इकोसिस्टम को सर्वाइव, परसिस्ट, सस्टेन करने में उनकी मदद करते हैं। अब एक्वेरियम की बात करो बेटा, एक्वेरियम में नॉर्मल ऑक्सीजन तो मौजूद ही नहीं होता ना नेचुरल, आपको एक ऑक्सीजन का पंप लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्लांट्स नहीं है। अगर वहाँ पर एक्वेरियम में अपने जिंदा लाइव प्लांट्स होते तो वो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन में, पानी में ऑक्सीजन बना लेते और मछलियाँ उसको यूज़ कर लेती। बट एक्वेरियम इज़ अ मैन मेड इकोसिस्टम, उसमें सिर्फ मछलियाँ ही हैं, 4-5 मछलियाँ होगी, एक काई खाने वाली मछली होगी जो हमेशा अपना मुँह लिए शीशे पे ही चिपकी होती होगी, आपने सबने देखा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता, आपको ऑक्सीजन पंप लगाना पड़ता है। वहाँ पर खाने, फूड चेन वाली प्रक्रिया एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पे तुम्हें बाहर से चारा डालना पड़ता है। ऐसा कुछ आपको नदी में, ओशन में देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करेंगे और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे पानी में, और उसी ऑक्सीजन को मछलियाँ वगैरह जितने भी एनिमल्स हैं वो ले लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। कोई किसी पे, हमारे ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, खुद ही अपना एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट एक्वेरियम में ह्यूमन की डिपेंडेंसी है, ह्यूमन इंटरफेस। जब कहीं घूमने चले जाते हो तो वही एक्वेरियम अपने पड़ोसी वाली आंटी को दे करके जाओगे, थोड़ा ख्याल रख लेना मेरी मछलियों का, ये मछलियाँ मर ना जाए। ठीक है, पानी वानी दे लेना, बंद ऑन ऑफ करना, मतलब ये ना हो कि बंद रह जाए, ऑक्सीजन पंप कहाँ से आएगा, मोटर बंद हो जाएगी तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। उनको हमारे ऊपर डिपेंडेंसी चाहिए मैन मेड इकोसिस्टम में। एक्वेरियम की बात कर रही हूँ, एक्वेरियम एक प्रकार का इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बेटा एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम का? इनके पास सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं होती। जैसे एक्वेरियम के एग्जांपल हम पढ़ रहे थे, ठीक है, खुद से मतलब सेल्फ रेगुलेटेड कहाँ होते हैं, हम रेगुलेट करते हैं उनको। इनके में बड़ी लिटिल डाइवर्सिटी है। जैसे एक्वेरियम ही ले लो, आपको 4-5 मछलियाँ ही नजर आएंगी। अब वही समुद्र में देख लो, कितनी सारी भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियाँ होंगी, और मछलियों के साथ और कितने डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज देखने को मिलेंगे। अब एक्वेरियम में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। या खेती देख लो, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम देख लो, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैरायटीज मिल जाएगी, आप उसको नेचुरल इकोसिस्टम से कंपेयर ही नहीं कर सकते। जंगल में चले जाओ, भरमार वैरायटी मिलेगी तुम्हें पेड़ पौधों की। ठीक है, बड़ा सिंपल फूड चेन होगा, लेस डाइवर्सिटी होगी। ठीक है, फूड चेन भी बहुत सिंपल होगा, हाई प्रोडक्टिविटी होगी, क्योंकि तुम मेंटेन कर रहे हो और इंसान वो हर कोशिश करेगा कि जो इकोसिस्टम वो रेगुलेट कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी हाई हो। और लिटिल साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्यों? क्योंकि लिमिटेड वैरायटी है, वही मरते रहेंगे, उन्हीं का डिकम्पोजिशन चलेगा, उन्हीं के न्यूट्रिएंट बार बार आएंगे। तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में जब न्यूट्रिएंट की साइकिल होगी तो बहुत कम होगी। ये एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम की खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट चलेंगे और हम बात करेंगे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा इकोसिस्टम में, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, और एक होता है बेटा एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं बेटा टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स है, बट इन फैक्टर्स का इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा जिक्र है ही नहीं जिक्र। इस चैप्टर में वी विल बी ओनली डीलिंग विद द बायोटिक कंपोनेंट। ये जो एबायोटिक कंपोनेंट है ये इसके पिछले चैप्टर में था, ऑर्गेनिज्म वाले पार्ट में, बट वो वाला पार्ट भी मोर और लेस हट चुका है। हमने पॉपुलेशन ही पढ़ा था, बिकॉज पॉपुलेशन वाला पार्ट ही इट इज़ योर देयर इन द सिलेबस। ठीक है, खुश हो जाओ। ठीक है, अब बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है बेटा? बायोटिक कंपोनेंट में भी फर्दर डिवाइडेड होता है, इसमें आते हैं प्रोड्यूसर्स। बायोटिक मतलब द वन विच पजेस लाइफ, में आ गए प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को कौन खा जाता है बेटा? कंज्यूमर। जो सबसे पहले प्रोड्यूसर को खाए उसको हम क्या कहते हैं बेटा? हर्बीवोर। प्रोड्यूसर आ गए, कंज्यूमर आ गए। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जब मर जाते हैं बेटा तो उनको कौन खत्म करता है? डीकम्पोजर।
तो ये सारे कैटेगरी किस में आ जाते हैं बेटा? बायोटिक कंपोनेंट में। इसके अंदर भी, कंज्यूमर के अंदर भी बेटा 3 कैटेगरी आती है। एक आती है प्राइमरी कंज्यूमर, जिनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है बेटा, उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। अब क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर सबसे पहली बार फ्लैश खा रहे हैं, तो फ्लैश ईटिंग को हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर का एक और नाम क्या हो जाएगा बेटा? प्राइमरी कार्निवोर्स। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाए वो होता है बेटा टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो प्राइमरी कार्निवोर को जो खाए उसको हम सेकेंडरी कार्निवोर बोलेंगे, और जो टर्शरी या सेकेंडरी कार्निवोर को खाए उसको हम टॉप कार्निवोर बोलोगे या टॉप कंज्यूमर बोल सकते हो। ठीक है, एक फूड चेन का एग्जाम्पल लेकर के सब कुछ समझाया भी जाएगा। ठीक है, इसको एनसीईआरटी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहती है, लिखते हम इसको पीपी से हैं एनसीईआरटी में। ये पीसी प्राइमरी कंज्यूमर, ये एससी सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टीसी ये टर्शरी कंज्यूमर, और इसको तो टॉप ही लिखा जाता है। ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनका क्या काम होता है बेटा? ये कन्वर्ट करते हैं फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को, टू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसे? ये फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, और एब्जॉर्ब करने के बाद एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसके ज़रिए बेटा कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज फॉर्म होता है। इसीलिए बेटा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को हम, क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहे हैं ना एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, देयरफॉर बेटा इनको कन्वर्टर्स भी कहा जाता है, या इनको हम ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। ठीक है, हर्बीवोर सबसे पहले प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम की इंडस्ट्री एनिमल कहते हैं। और जब सब कुछ मर जाते हैं बेटा तो उसको डीकॉम्पोज करने, मिट्टी में वापस मिलाने के लिए, उनके अंदर का जो मिनरल है उसको वापस से मिट्टी में मिलाने के लिए, साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में मदद करने के लिए। अब सोचो कोई पेड़ कोई जानवर मर जाए या कोई पेड़ गिर जाए तो पड़ा थोड़ी रहता है, उसको तोड़ दिया जाता है सिंपल फॉर्म, उससे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना दिए जाते हैं। तो कम करता है ना, मिट्टी में मिला रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो डीकॉम्पोजर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? रिड्यूसर्स। डीकॉम्पोजर्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कैसे चलती है, इसका डिटेल प्रोसेस हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, और इस पूरे बायोटिक कंपोनेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो बेटा, आप सबको पता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। इस सन से एनर्जी को कौन ट्रैप करता है बेटा? प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को कौन खा जाता है बेटा? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खा जाता है बेटा? फ्रॉग। फ्रॉग को किसको खिला दे? स्नेक को। स्नेक को किसको खिला दे? बड़ी सी बर्ड को, बहुत बड़ी बर्ड है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बेटा? ये हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया टर्शरी कंज्यूमर, और ये हो गया टॉप। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, अब सेकेंडरी कंज्यूमर ने सब पहले फ्लैश खाया, ये बन गया है बेटा तुम्हारा प्राइमरी कार्निवोर। जो प्राइमरी कार्निवोर को खाए उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्निवोर।
और जो सबसे लास्ट वाला कार्निवोर होगा उसको आप सीधा का सीधा टॉप कह सकते। ये है सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स, और इस तरीके से एक दूसरे को खा करके बेटा एनर्जी का फ्लो होता है इकोसिस्टम में, और ये जो प्रक्रिया है एक दूसरे को खाने की और खुद किसी का खाना बन जाने की, इसी को तो फूड चेन कहते हैं, जो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा और बात करते हैं इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर क्या क्या है। ठीक है, तो इकोसिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक उसका स्ट्रक्चर और एक होता है कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स आपने देख लिया। अब ये जो हम कहते हैं ना स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर किस तरीके से और क्या क्या फंक्शंस इकोसिस्टम को प्रोवाइड करता है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और उसके बाद पढ़ेंगे इकोसिस्टम का फंक्शन। तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में क्या है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स में आता है स्पीशीज कॉम्पोजिशन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट एज अ इकोसिस्टम कंसिडर कर लो, जंगल को हम एज अ इकोसिस्टम देखेंगे तो जंगल में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी। आप किसी भी जंगल में जाते हो, यू विल सी कि कितने प्रकार के स्पीशीज़ हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करोगे कितने नंबर में हैं। अगर ये चीज़ तुम बता रहे हो किसी भी इकोसिस्टम का, तो वो उसका स्ट्रक्चर ही तो है, उसका स्पीशीज कॉम्पोजिशन ही तो है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, किसी भी इकोसिस्टम में जाओ, ठीक है, वहां पर यू हैव टू आइडेंटिफाई और इन्यूमरेट, नंबर बताओगे प्लांट और एनिमल स्पीशीज का। ठीक है, ये होता है स्पीशीज कॉम्पोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाते हो, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्योंकि वो ज़्यादा घना है, तो वहां पर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज दिखेंगे। दैट मीन्स वहां का स्पीशीज कॉम्पोजिशन रिच है ना। वहीं आप बेटा डेजर्ट वाले इकोसिस्टम में जाओ, वहां पर तो आपको दूर दूर तक पेड़ नहीं दिखते, दूर दूर तक कोई जानवर नहीं दिखते, है ना। तो वहां क्या बोलोगे, स्पीशीज कॉम्पोजिशन कम है, क्योंकि वहां पर इतनी वैरायटी नहीं है। सबको समझ में आया स्पीशीज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है। इकोसिस्टम में आपको नंबर ऑफ स्पीशीज देखनी है, कैसी है, कितनी है। उसके बाद दूसरा आता है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन में एक वर्ड आ रहा है बेटा, स्ट्रैटा। स्ट्रैटा का मतलब होता है बेटा लेयर। तो आप कोई भी जंगल देखते हो, ठीक है, आप कोई भी एक नेशनल पार्क में घूमने गए हो, तो आपने देखा होगा बेटा, आपको ट्रीज की अपनी एक हाइट दिखाई देती है। जो भी ट्रीज होते हैं वो एक लेवल पर प्रेजेंट होते हैं, टॉप लेयर पर। उसके बाद बीच बीच की जो लेयर होती है वहां पर तुम्हें क्या दिख जाएंगे, श्रब्स वगैरह दिख जाएंगे, मीडियम लेयर। और जितने भी खास फूस होते हैं बेटा, वो आपको बॉटम लेयर पे ही दिखाई देते हैं। तो ये जो डिफरेंट लेयर्स मौजूद होते हैं स्पीशीज के, ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेयर्स के फॉर्म में किसी भी एक जंगल, किसी भी एक इकोसिस्टम में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो कि अलग अलग लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं, जैसा कि हमने देखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फॉरेस्ट में जानते हो, तो टॉप लेयर पर मौजूद होंगे ट्रीज, सेकेंड लेयर पर होते हैं श्रब्स, और बॉटम लेयर पर प्रेजेंट होते हैं बेटा, बॉटम लेयर पर प्रेजेंट होते हैं बेटा ग्रासेस। क्लियर हो गया। तो ये था स्पीशीज कॉम्पोजिशन, मतलब कौन से इकोसिस्टम में किस हिसाब की स्पीशीज है। अब वो स्पीशीज आपस में मिलजुल करके, इंटरैक्ट करके उस इकोसिस्टम को सस्टेन कैसे कराते हैं वो हमें देखना है। सस्टेन कैसे कराते हैं मतलब वो कुछ ना कुछ वहां पर एक्टिविटी परफॉर्म करते होंगे, कुछ ना कुछ फंक्शन प्रोवाइड करते होंगे इकोसिस्टम को। जैसे पेड़ हैं तो पेड़ क्या करेंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्टिविटी। डीकॉम्पोजर्स मौजूद है, बैक्टीरिया और फंजाई मौजूद है किसी इकोसिस्टम में, वो क्या करेगा, डीकॉम्पोजिशन करेगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में मदद करेगा। मतलब हर एक स्पीशीज जो आपने यहाँ पर पढ़ा, जो स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, इकोसिस्टम को बनाने में इन्वॉल्व है, उसका कोई ना कोई रोल है इकोसिस्टम में, और उसी को हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम फंक्शन के अंदर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इकोसिस्टम पजेस करता है एक नेचुरल टेंडेंसी कि वो खुद ही परसिस्ट कर सकता है, खुद ही सस्टेन कर सकता है, तुम जाकर के उसको सस्टेन परसिस्ट नहीं कराते। तो आखिर उसमें क्या ऐसा चीज होता है कि वो खुद परसिस्ट कर सकता है। तो देखो लिखा हुआ है, दिस इज मेड पॉसिबल बाय वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। जो अभी आपने किसी भी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पढ़े हैं, वही लोग मिल करके कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से इकोसिस्टम थ्राइव, परसिस्ट, सस्टेन, सर्वाइव कर सकता है।
की फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम आर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद डीकॉम्पोजिशन कौन कराता है? डीकॉम्पोजर्स। एक दूसरे, इतने सारे स्पीशीज होंगे तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को खाएंगे, उससे क्या होगा? एनर्जी फ्लो, ठीक है। डीकॉम्पोजर्स इकोसिस्टम में रह करके डीकॉम्पोजिशन कराएंगे, उससे क्या होगा? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये सारे फंक्शंस इकोसिस्टम में चलते हैं। कौन चलवाता है इनके? यही इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, वही स्पीशीज जो उस इकोसिस्टम में है, और उसी बदौलत बेटा इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेन कर सकता है, परसिस्ट कर सकता है। उसको हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम आएंगे तो वो चलेगा, हम रहेंगे तो फंक्शन करेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। हमने पढ़ा है कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में क्या आता है, और इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं। अब इस चैप्टर में मेनली फंक्शंस है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग तो अब पढ़ना नहीं है, ये तीनों फंक्शन डिस्कस करते हैं मज़े में, एक बार डिस्कशन हो जाएगा तो लास्ट में हम क्वेश्चंस की बाय क्यूज भी कर लेंगे। क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद से एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स है, तो आई विल रिक्वेस्ट कि बच्चे प्लीज़ आप अपनी एनसीईआरटी को साथ में लेकर के बैठिए, फटाफट ले आइए अपनी एनसीईआरटी को। ओके, सबने एनसीईआरटी खोल ली होगी मेरे बच्चों। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे बेटा कुछ एनसीईआरटी बातों की, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ओके ये सब तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ओके। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी सबसे पहला इकोसिस्टम का फंक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एक वर्ड आएगा इस टॉपिक में, और एक आएगा प्रोडक्शन। दोनों में फ़र्क ये होता है बेटा कि प्रोडक्टिविटी में टाइम कंसिडर होगा, कितना ईयर है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन में सिर्फ अमाउंट की बातें होंगी। वो अमाउंट बायोमास का कितने समय में बना वो कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये याद रखना। और साथ ही साथ हम एनसीईआरटी की जब रीडिंग लगाएंगे तो आपको और डिफरेंस क्लियर होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी में एनसीईआरटी में लिखा है कांस्टेंट इनपुट होता है सोलर एनर्जी का, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम को सस्टेन और फंक्शन करने के लिए। सबसे पहली बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन में हम किसकी जिक्र करते हैं बेटा? अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसको एक्सप्रेस करोगे या तो वेट में करोगे, ग्राम, ठीक है, या तो आप इसको करोगे एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एक, आप देखो यहाँ पर ये नहीं बताया हुआ है ये कि ईयर में एक्सप्रेस्ड है या क्या है, बिकॉज हम जब प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वी विल ओनली टॉक अबाउट कितना बायोमास बना है इन अ गिवन एरिया इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम मीटर पर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो देखो यहाँ पर ईयर हैज बीन कंसिडर। इसीलिए जब दो इकोसिस्टम को कंपेयर करना होता है तो प्रोडक्शन नहीं देखी जाती, प्रोडक्टिविटी देखी जाती। इसको कैसे समझोगे? ये देखो, मान लो बेटा मैं यहाँ पर एक प्लांट्स का जिक्र लेती हूँ, ठीक है, मान लो ये प्लांट है, इसने बायोमास प्रोड्यूस किया है 500 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये मैं बोल रही हूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर इसने बनाया है 1000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर ईयर मेंशन नहीं किया है दैट मीन्स ये जो मैंने लिखी हुई है दैट इज प्राइमरी प्रोडक्शन। ये यूनिट किसकी है बेटा? प्राइमरी प्रोडक्शन की। यहाँ पे भी जो यूनिट है बेटा ये किसकी है? प्राइमरी प्रोडक्शन की। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ कि इन दोनों पौधों में से प्राइमरी प्रोडक्शन किसकी ज़्यादा है, तो अगर आप अमाउंट देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसने 1000 किलो कैलोरी और मीटर स्क्वायर और वहाँ पर 500 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर है, तो डेटा वाइज अमाउंट वाइज आपको लगेगा इसने प्रोडक्शन ज़्यादा की है।
पर प्रोडक्शन एक सही क्राइटेरिया नहीं है दो इकोसिस्टम को कंपेयर करने का। क्यों? क्योंकि इसमें ये नहीं पता चल रहा कि इन्होंने इतना बायोमास कितने समय में बनाया है, या इतना इन्होंने 1000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर कितने ईयर में बनाया। क्या पता बेटा ये 1000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर एक साल में बना रहा हो, और ये 500 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर तुम्हारा एक मंथ में ही बना ले रहा हो फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो ऑब्वियसली किसकी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी ज़्यादा हुई, प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा हुई, इसकी डेफिनेटली, है ना। तो आपको कभी भी दो इकोसिस्टम को कंपेयर करना है, डोंट गो फॉर द प्रोडक्शन, बिकॉज प्रोडक्शन में समय का पता नहीं चलता है, कितने समय में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करोगे तभी, दो इकोसिस्टम को कंपेयर करना है तो प्रोडक्टिविटी को ही कंसिडर करने का। इसका सिंपल से एग्जांपल मैं देती हूँ। मैं दो बच्चों से पूछूं, हाँ भैया चलो बताओ कैसी चल रही है तैयारी फिजिक्स की, आज के दिन में तुम फिजिक्स के कितने सवाल लगा पा रहे हो। एक बच्चा बोलता है कि मैम मैं तो 100 क्वेश्चन लगा लेता हूँ, ठीक है। दूसरा बच्चा कहता है कि मैम मैं तो 2 क्वेश्चन लगा लेता हूँ। मैंने दो बच्चों से, ध्यान से सुनना, मैंने एक ए बच्चा था एक बी बच्चा था। एक बच्चे से पूछा कि तुम कितने सवाल लगा लेते हो, तो कहता है कि मैम 100 क्वेश्चन लगा लेता हूँ, ठीक है। उससे पूछा तुम्हारे से कितने फिजिक्स के सवाल बन जाते हैं, तो कहता है कि मैम मैं 200 क्वेश्चन लगा लेता हूँ, ठीक है। मैं तो 200 क्वेश्चन वाले में बड़ा इंप्रेस हो गई कि चलो 200 क्वेश्चन लगा रहा है। पता चला वो 200 क्वेश्चन एक हफ्ते में लगा रहा है, और पता चला कि 100 क्वेश्चन एक दिन में लगा रहा है। तो बताओ किसकी अच्छी हुई, वो एक दिन में जो 100 क्वेश्चन लगा रहा है, या जो हफ्ते में 200 क्वेश्चन लगा रहा है, एक दिन वाला। तो हमेशा कंपेयर करने के लिए टाइम फैक्टर इज इंपॉर्टेंट, एंड प्रोडक्टिविटी में आपको टाइम फैक्टर मिलता है, इसलिए कंपैरिजन उसके बेसिस पर आप करोगे, ठीक है। तो देखो लिखा भी हुआ है कि अगर आपको एक इकोसिस्टम को कंपेयर करना है, डिफरेंट इकोसिस्टम को, तो प्रोडक्टिविटी कंसिडर की जाती है। अब प्रोडक्टिविटी के दो भाई बहन हैं, एक कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरी होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्टिविटी है बेटा, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। क्या है वो 2 टाइप्स? वन इज जीपीपी एंड वन इज एनपीपी। जीपीपी में एक फुल फॉर्म आता है बेटा, एक वर्ड आता है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा? टोटल। क्या मतलब होता है बेटा? टोटल। टोटल कितनी प्रोडक्टिविटी बन रही है। मान लो बेटा एक पौधा है, इसी पौधे का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये पौधा बेटा 500 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर एक महीने में बना रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो बना रहा है बायोमास, दिस इज टोटल ग्रॉस, यही बन रही है, इसी को आप बोलोगे बेटा जीपीपी। जो भी प्लांट बनाता है, जो भी वजन बढ़ाता है, जो भी बायोमास उसका इंक्रीज होता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस, टोटल जितना भी बायोमास बना रहा है वो थ्रू फोटोसिंथेसिस, उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब तुम जितना भी खाना अपने घर में बनाते हो, खुद खाने के लिए बनाते हो ना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि राह चलते वाले लोगों को हाथों में सेवा करनी हो भाव से, वो बात अलग है। कभी कभी तुम समय निकाल के सेवा जरूर करते होगे, जरूर करनी चाहिए, बट एवरी टाइम तो हम बेटा लोगों को नहीं बुलाते रहते हैं ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और अपना पेट भरने के पहले दूसरों को खिला देते हैं। अगर करते हो तो बेटा बहुत अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकली सोचो, डू वी डू दिस? नहीं ना, हम तो पहले खा लेते हैं, ठीक है, पेट हमारा भर जाता है, फिर हम थोड़ा सा कहीं और सोचना शुरू करते हैं। सेम गोज विद द नेचर, सेम गोज विद द प्लांट। ये जो 500 बना रहे हैं, टोटल बना रहे हैं, ये पेड़ अपने लिए बना रहे हैं कि ये जो गाय बकरी इनको खाएंगी उनके लिए बना रहे हैं? अपने लिए बना रहे हैं ना। तो होता क्या है, जो भी टोटल बनता है, ठीक है, जो भी प्रोडक्टिविटी बनती है टोटल, उसमें से प्लांट जब अपने लिए यूटिलाइज कर लेता है, अपने लिए किसके लिए यूटिलाइज करेगा? रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज करेगा, या XYZ किसी भी चीज के यूटिलाइज करता है, तो खर्च हो जाता है, ठीक है। उसमें से जो बचता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? एनपीपी। खर्चा करने के वजह से, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके घर में 50 लाख की इनकम है पापा की,
तो क्या पापा वो 50 का 50 लाख बचा पाते होंगे? बहुत मुश्किल है बेटा, जितना आप कमा रहे हो उतना बचा लो। क्यों? उसमें आपकी फ़ीस भी होगी, उसमें आपकी यूनिफ़ॉर्म्स के खर्चे होंगे, उसमें आपके खाने-पीने का खर्चा होगा, उसमें आपकी जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं बेटा, घर में जो राशन है, आपके किताबें होंगी, आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे, उसके फॉर्म्स होंगे, कितना खर्चा होगा। बीच में आपको कहीं घूमने का मन करता हो, आपको पार्टी देने का मन करता हो, बहुत सारी चीज़ें XYZ, या घर में कोई फंक्शंस आ गए, तो बेटा खर्चे होते रहते हैं। खर्चे करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख की सैलरी है, खर्चे वर्चे हटाने के बाद 15 से 20 लाख घर में बचा पा रहे हैं, तो बच रहा है वो नेट सैलरी हुई। पापा कमा कितना रहे थे? 50 लाख कमा रहे थे। समझ में आया? सेम यही खेल है ग्रॉस और नेट का। ग्रॉस मतलब जितनी कमाई हो रही है एक प्लांट की, जितना बायोमास बन रहा है थ्रू फोटोसिंथेसिस, उस बायोमास में से जो खर्चा हो जा रहा है और खर्चा करने के बाद जो बच रहा है उसको हम बोलते हैं नेट। जैसे तुम केबीसी वगैरह देखते होगे बेटा, तो केबीसी में अगर कोई 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, वो टोटल कमाई हुई इनकम है उसकी, उसके केबीसी के द्वारा, ठीक है। तो 1 करोड़ का 1 करोड़ अपने घर थोड़ी ले जाता है। वो जो ऐसे अमिताभ बच्चन ऐसे ऐसे करता है, वो सिर्फ ड्रामा है, उस पर लिख के भी आता है, वो ड्रामेटाइजेशन है, वो एक तरीके का प्रचार है उस बैंक का। असली में पैसे नहीं चले जाते 1 करोड़ के 1 करोड़, क्योंकि टैक्स कटता है 1 करोड़ के बाद। तो ग्रॉस टोटल कितना कमाया केबीसी खेल के? 1 करोड़, ठीक है। उसके बाद खर्चा होगा, उसमें जितने भी टैक्स है वो कट जाएगा। टैक्स कटने के बाद जो बचेगा वो नेट कमाई होगी उसकी केबीसी के थ्रू। सेम यहीं पर है। तो यहाँ पर आर का मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी लॉस। प्लांट उस जीपीपी में से रेस्पिरेशन वगैरह प्रोसेस के लिए कुछ खर्चा कर लेता है, कुछ यूटिलाइज कर लेता है, जो बच जाता है वही एनपीपी है। तो अब जब कोई हर्बीवोर्स खाने आएगा, कोई नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल का उस पेड़ को खाने आएगा, तो उसको क्या मिलेगा? जीपीपी मिलेगा या एनपीपी? ऑब्वियसली जीपीपी में से खर्चा हो गया, खर्चा होने के बाद जो नेट बचा है यही अवेलेबल होता है टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अगर वो प्लांट मर जाएंगे तो डीकम्पोजर जब एक्ट करेंगे तो उनको एमपीपी ही मिलेगा, ठीक है। अगर उसको हर्बीवोर्स खाने आ रहा है तो उसको जीपीपी नहीं एनपीपी मिलेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो इकोसिस्टम की होती है वो रेट होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, लेकिन इसमें से कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी खर्च हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है प्लांट्स के द्वारा। किस प्रोसेस में? रेस्पिरेशन में। तो जब उसी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम रेस्पिरेटरी लॉस माइनस कर देते हैं बेटा, तब जाकर के हमारी आती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम एनपीपी कहते हैं। ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही अवेलेबल बायोमास है विच इज अवेलेबल फॉर द कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉफ्स, जो अब इनको खाएंगे, ये जो खुद खाना नहीं बना सकते, जिसमें आ जाते हैं हर्बीवोर्स और डीकम्पोजर्स। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेटा, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये एट प्रोड्यूसर लेवल होती है, मतलब प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस के जरिए बायोमास जो इंक्रीज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो ऐड कर रहे हैं प्रोड्यूसर लेवल पर, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स को कौन खा जाते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर लेवल पर जो बायोमास का एडिशन होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो एड ऑन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? कंज्यूमर लेवल पर जो प्रोडक्टिविटी होती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर एट कंज्यूमर लेवल, ठीक है। इसके बाद जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये किस पे डिपेंडेंट है? तो फैक्टर्स कुछ बताए हुए हैं, उन फैक्टर्स को देख लेते हैं। ये डिपेंड करता है बड़े सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे, जिसमें सबसे पहला देखो लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दूसरा है बेटा फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट। जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि C4 प्लांट ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाले होते हैं क्योंकि उनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। C3 प्लांट्स कंपेयर टू C4 इतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। तो जैसा प्लांट है और ये प्लांट जिस जगह पर रह रहा है, ये सारे डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि किस प्लांट की प्रोडक्टिविटी बेटा ज़्यादा आएगी। उसके बाद बेटा देयरफॉर प्रोडक्टिविटी हर इकोसिस्टम में वेरी करती है। जो एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी है बेटा पूरे के पूरे बायोस्फीयर की, वो 170 बिलियन टन्स है, ठीक है। ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग, फिर हमने ऐसा सोचा कि 170 बिलियन टन्स में इसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ओशन का होगा,
170 में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट ओशन ने किया, क्योंकि ओशन हमारे अर्थ का 70% हिस्सा ऑक्यूपाई करके रखता है। बट हम गलत साबित हुए, क्योंकि जब ओशन और टेरेस्ट्रियल का निकाला गया इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी लेवल, तो ओशन का आया बेटा 55 बिलियन टन्स की, सिर्फ इतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं आउट ऑफ 170, और टेरेस्ट्रियल का आया बेटा, टेरेस्ट्रियल का आया 170 में से 55 माइनस को तो 115 बिलियन टन्स टेरेस्ट्रियल बॉडी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि वो इतना तो एरिया भी कवर नहीं करते हमारे ओशन जितना। तो ओशन इतने अपने इतने बड़े एरिया के साथ तो सा क्यों कंट्रीब्यूट करता है? तो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन विथ योर टीचर। तो चलिए मेरे से डिस्कस करिए, आखिरकार ओशन इतने एरिया ऑक्यूपाई करने के बाद इतना सा प्रोडक्टिविटी क्यों शेयर करता है, कंट्रीब्यूट करता है? उसका रीजन है ये दोनों। आपको पता है बेटा, जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसमें पानी में हर लेयर तक लाइट नहीं पहुंचती। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट इज अ प्रॉब्लम। बॉटम तक लाइट पहुंचती नहीं, हर लेवल ऑफ ओशन को लाइट नहीं मिलती, जिसकी वजह से ओशन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के साथ इतनी नहीं है। दूसरा, पानी में न्यूट्रिएंट जो चाहिए होते हैं, एक फैक्टर पढ़ा था ना न्यूट्रिएंट, एक फैक्टर पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट प्रोडक्टिविटी डिसाइड करता है, वो न्यूट्रिएंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन की कमी है, डिमांड ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन कि ओशन की प्रोडक्टिविटी इतनी एरिया कवर करने के बावजूद इतनी कम है। तो ये दो रीजन याद रखना, जो एनसीईआरटी ने पूछा है उसका ये जवाब है। ठीक है, इसके बाद बेटा जो एनसीईआरटी ने वहां पर फैक्टर्स लिखा हुआ है वो मैं अलग से लेकर के आई हूँ कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोलर रेडिएशन। क्यों बोलते हैं बेटा कि जो ट्रॉपिक्स होते हैं, क्यों बोलते हैं बेटा जो ट्रॉपिक्स होते हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं? क्योंकि बेटा ट्रॉपिक्स कहां पर होते हैं? इक्वेटर के पास। ठीक है, और इक्वेटर के पास होने की वजह से भर भर के सूरज की किरणें इनको मिलती हैं। इनफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन मिलती है ट्रॉपिकल रीजन को। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक रीजन इक्वेटर के पास है। क्लास 6 की बुक में मैंने लिखा हुआ देखा है, तो आप सबको पता होगा। एंड दैट इज वाई बेटा ट्रॉपिक्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी इसलिए बहुत ज़्यादा हाई होती है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, देन टेम्परेचर, सॉइल का मॉइस्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सब एडिशनल फैक्टर्स हैं। और न्यूट्रिएंट और लाइट की अवेलेबिलिटी ही बेटा ओशन के प्रोडक्टिविटी को लिमिट करती है। ठीक है, नेक्स्ट रिवाइज करते हैं बेटा अगला फंक्शन जिसका नाम है डीकॉम्पोजिशन। एनसीईआरटी खोल लीजिए फटाफट, हम पढ़ेंगे अब डीकॉम्पोजिशन। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना डीकॉम्पोजिशन। आपने सुना होगा बेटा अर्थवॉर्म के बारे में, इनको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फार्मर्स के, किसानों के बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये ऐसा इसलिए कहा जाता है बेटा बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज लूजनिंग ऑफ द सॉइल। ये दो रीजन की वजह से बेटा उनको हम फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। और डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, सिमिलरली बेटा डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में और न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं। तो डीकम्पोजिशन इज नथिंग, इट इज द डीकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, complex organic matter to simple inorganic substance like CO2, water and minerals। और ये लास्ट में जो ये मिनरल्स रिलीज होते हैं बेटा, इसी प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिशन।
किसका डिकम्पोजिशन होने वाला है? जो रॉ मटेरियल होता है। किसको तोड़ोगे बेटा आप? जो मर चुके हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसी डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? डेट्रिटस। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज डेट्रिटस। कोई जानवर मर गया बेटा, इवन फीकल मैटर हो गया, वो भी डिकम्पोज किया जा सकता है। पत्तियां गिर गई, फ्लावर गिर गए, कोई टहनी गिर गई, पूरा का पूरा पेड़ गिर गया, दे आर डेट्रिटस। यही रॉ मटेरियल है, इसी का डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है आगे। डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर्स। और डेड रिमेन्स जो होता है एनिमल्स का, इंक्लूडिंग इनका फीकल मैटर, यही पूरा का पूरा आपका क्या बनाता है? डेट्रिटस, विच इज द रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन। देखो, विच इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्प, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं ना, एक एक लाइन पहले ही आपको बता दिया है मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखो, कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं बेटा। फ्रेगमेंटेशन होगी, लीचिंग होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, ह्यूमिफिकेशन होगा और मिनरलाइजेशन होगा। ये स्टेप्स आते हैं डिकम्पोजिशन के अंदर। एक एक स्टेप देखते हैं कैसे होता है, सीक्वेंस समझते हैं और जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी। तो सबसे पहले आप बात करोगे फ्रेगमेंटेशन वाले प्रोसेस की। फ्रेगमेंटेशन वाले प्रोसेस में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन जैसे आपको नाम से सुन के समझ में आ रहा होगा, चीज़ों को तोड़ना। कोई एक जानवर है या कोई एक पत्ती है फॉर एग्जाम्पल, वो अपने पेड़ से निकल करके अपने धरती पर, सॉइल पर गिर गई है, तो क्या होता है? सबसे पहले उसको तोड़ा जाएगा, सिंपल फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कराया जाएगा। और ये कन्वर्ट फ्रेगमेंटेशन कौन कराता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन कराते हैं डेट्रीवोर्स। कौन डेट्रीवोर्स? जैसे अर्थवर्म हो गया, जैसे टर्माइट्स हो गया। ये क्या करते हैं बेटा? जो बड़ा डेट्रिटस पार्टिकल होगा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे। ये समझाने के लिए बच्चों को मैं कहती हूँ, जैसे तुम खाना खाते हो बेटा, रोटी का निवाला तोड़ा और डाल लिया मुँह में, ठीक है। अब आपको पता है बेटा कि इतना बड़ा जो रोटी का निवाला है, उसको निगलोगे तो है नहीं, हम अजगर तो है नहीं, सांप तो है नहीं कि निगल के बैठ जाएं, ठीक है। हम क्या करते हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा, हम पूरा चबाते हैं उसको, कहते हैं 30 बार चूई करना चाहिए। इतना तो हम करते नहीं, बट फिर भी उसको खूब सारा, इसको ऐसे दांतों की मदद से उसको चबाया जाता है, ठीक है। ये क्यों कराया जाता है? क्योंकि वो इतना बड़ा जो रोटी का टुकड़ा है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करा दिया जाए। अब जब मुंह के बाद ये पेट में जाएगा बेटा, तो वहाँ पर एंजाइम्स का रोल आएगा। और एंजाइम्स बेटर तरीके से कब एक्ट करती हैं? जब सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो क्या हो, है ना, जितना छोटा पार्टिकल्स होगा उतने ज़्यादा बेहतर तरीके से उन पे एंजाइम्स का एक्शन होगा। तो सिमिलरली बेटा, फ्रेगमेंटेशन में पहले बड़े डेट्रिटस पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कराया जाता है, क्योंकि आगे जा करके कैटाबॉलिज्म आएगा और कैटाबॉलिज्म में एंजाइम्स का रोल होता है। तो छोटे पार्टिकल्स पे, डेट्रिटस के छोटे पार्टिकल्स पे एंजाइम बेहतर तरीके से एक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम हो गया फ्रेगमेंटेशन। अब उसी दौरान जब स्मॉलर पार्टिकल्स में आप कन्वर्ट कर रहे होते हो, तोड़ते हो, उसी दौरान कुछ सब्सटेंस, कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो इस डेट्रिटस से रिलीज होते हैं, वो बह करके लीच आउट हो करके बह करके लीच आउट हो करके सॉइल के सबसे नीचे लेयर पर जा करके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। देखो, बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग बेटा, जो पानी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, they go down deep in the soil horizon and get precipitated as unavailable salts, ठीक है। ये साथ में ही हो रहा है बेटा, जब आप तोड़ रहे होगे उसी दौरान हो सकता है कोई वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस उससे रिलीज हो डेट्रिटस से, और वो उसी टाइम वॉश आउट होकर के, लीच होकर के, वहां से जाकर के सॉइल के जो सबसे नीचे लेयर है वहां पर प्रेसिपिटेट डाउन होकर जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी का जो छोटा टुकड़ा वाला पार्टिकल अभी डिकम्पोजिशन कंप्लीट तो हुई ही नहीं है। अब अगला स्टेप क्या होगा बेटा? अगला स्टेप होगा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब भी होता है तोड़ना मैम, फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी होता है तोड़ना मैम। डिफरेंस कैसे हम पता करेंगे मैम? कब हम फ्रेगमेंटेशन वाले को टिक लगाएंगे, कब हम कैटाबॉलिज्म को टिक लगाएंगे? जब पूछा जाएगा पहला स्टेप कौन करता है फ्रेगमेंटेशन, डेट्रिटस पर सबसे पहले एक्ट कौन करता है? डेट्रीवोर्स, जो कि किसका हिस्सा है? फ्रेगमेंटेशन का। तो फ्रेगमेंटेशन में डेट्रीवोर्स का इस्तेमाल होता है जब डेट्रीवोर्स डेट्रिटस पर फीड करते हैं, एक्ट करते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए। कैटाबॉलिज्म में रोल आता है डीकम्पोजर्स का। यहां पर तुम्हें डीकम्पोजर्स का रोल देखने को मिलेगा।
बैक्टीरिया और फंजाई का रोल देखने को मिलेगा। और यही बैक्टीरिया और फंजाई बेटा जो माइक्रोब है एंजाइम से क्रिएट करके ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं इनको कन्वर्ट करा देते हैं फाइनली इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, कंप्लीट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स डिग्रेड कर देते हैं डेट्रिटस को इनटू अ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और इसी प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और जब कैटाबॉलिज्म चल रही होती है बेटा एकदम फिनिश होने से पहले, ठीक है, एक डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस बनता है जिसको ह्यूमस कहते हैं, उसके फॉर्मेशन को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। फिनिश होने से पहले बोल रही हूं, दैट मीन्स इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होगा और जब यही इसके अंदर का मिनरल न्यूट्रिएंट रिलीज होकर के सॉइल में आ जाता है उसी प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहा जाता है। एनसीईआरटी ने कहा है बेटा ये जो भी प्रोसेस आप पढ़ रहे हो, ये जितने भी स्टेप्स आप पढ़ रहे हो ये साइमल्टेनियसली डेट्रिटस पर चलते हैं। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन डीकंपोजिशन के दौरान ही होती है। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है बेटा, डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। ये जो ह्यूमस है नंबर 1 हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन, नंबर 2 डीकंपोजिशन करता है बड़े ही स्लो रेट पे, एक एक लाइन से सवाल पूछे जाते हैं। इसका नेचर क्या होता है, कोलाइडल, और ये सर्व करता है रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये ह्यूमस, यही ह्यूमस जो भी डार्क कलर्ड एमॉर्फस है, कोलॉइडल नेचर का है, खूब सारा न्यूट्रिएंट भरा हुआ है, यही ह्यूमस को जब फर्दर डिग्रेड किया जाता है कुछ माइक्रोब्स के द्वारा तो इसी ह्यूमस के अंदर जो न्यूट्रिएंट है, जो मिनरल्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं, सोइल में आ जाते हैं और उस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जो कि कैटाबॉलिज्म के अंदर ही आपको देखने को मतलब ओवरऑल इसके बाद डीकंपोजिशन कंप्लीट हो जाएगी। डीकंपोजिशन एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है बेटा, मतलब ये एरोबिक प्रोसेस, ऑक्सीजन के बिना नहीं चलेगा। एनारोबिक प्रोसेस, एनारोबिक कंडीशन में चाहो डीकंपोजिशन चलेगा, नहीं चल सकता। द रेट ऑफ डीकंपोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस। अगर डेट्रिटस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में रिच होगा, उसमें काइटिन और लिग्निन ज्यादा होगा तो डीकंपोजिशन घट जाएगी। अगर डेट्रिटस जो डेड रिमेन्स है वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स में रिच होगा तो डेट्रिटस डीकंपोजिशन उतनी इजी से आप तो फास्ट करा सकोगे, इतनी इजीली टूट सकता है। सेम चीज़ है बेटा, जो चीज़ हार्ड होती है उसको तोड़ने में तकलीफ होती है ना, तोड़ने में भी आपको बहुत मेहनत लगेगा, काटने में भी उसको बहुत मेहनत, जो सॉफ्ट चीज़ें होती है, जो स्मूथ चीज़ें होती है बड़ी जल्दी टूट जाती है। वही कंसेप्ट है डेट्रिटस के साथ। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मतलब सबसे पहला फैक्टर कि केमिकल कॉम्पोजिशन डेट्रिटस का क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर डीकंपोजिशन स्लो चल रही है, स्लो कब चलेगी, जब डेट्रिटस लिग्निन और काइटिन में रिच होगा। डीकंपोजिशन बहुत फास्ट होगी अगर डेट्रिटस किस में होगा, नाइट्रोजन रिच होगा या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस रिच होगा, जैसे शुगर वगैरह होगा तो डीकंपोजिशन फास्ट हो जाएगी। दूसरा जो रोल है टेम्परेचर का है। ठीक है, टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर, अगर पूछा जाए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर बताओ जो डीकंपोजिशन को कंट्रोल कर सकता है, तो देखो एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, क्योंकि बेटा आपको पता है हम 11th क्लास की फंजाई किंगडम फंजाई में लिखा हुआ है वार्म एंड मॉइस्ट, ये 2 सबसे फेवरेबल कंडीशन होते हैं किसी भी माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए। तो वार्म 23 डिग्री के अराउंड का टेम्परेचर हो और मॉइस्चर मौजूद हो तो जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो डीकंपोजर्स है, जो डीकंपोजिशन कराते हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। इनकी ग्रोथ अच्छी होगी तो डीकंपोजिशन प्रोसेस भी अच्छा होगा। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम है किसी ठंडे इलाके पर तो वहाँ पर सॉइल माइक्रोब्स की ग्रोथ ही नहीं होगी, टेम्परेचर ही फेवरेबल नहीं है। तो अगर सॉइल माइक्रोब्स ही नहीं होंगे, बैक्टीरिया एंड फंजाई नहीं होंगे तो डीकंपोजिशन भी नहीं चलेगी। ईजी है। तो देख सकते हो बेटा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं डीकंपोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रोब्स। ठीक है, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट क्या करते हैं बेटा, डीकंपोजिशन को फेवर करते हैं, जबकि लो टेम्परेचर होगा और एनारोबिक कंडीशन होगी तो डीकंपोजिशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी और ऑर्गेनिक मटेरियल बिल्डअप होने लगेगा नेचर में, क्योंकि डीकंपोजर्स है नहीं तो डीकंपोजिशन होंगे, उनका पहाड़ बनने लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने एक एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ ली है और उसको डिस्कस कर लिया है।
यहाँ पर देखो एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये डायग्राम डीकॉम्पोजिशन प्रोसेस को समझाने के लिए है। जैसे यहाँ पर देखो एक पेड़ है, एक पेड़ से पत्ती गिर गई, या तो इस पत्ती को कोई एनिमल खा ले, कोई हर्बीवोर खा ले, और अगर खा लेगा तो इसकी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो गई, मतलब फूड चेन प्रोसेस शुरू हो गया। या हो सकता है बेटा इस पर कौन एक्ट करने लगे, डेट्रीवोर्स। अगर डेट्रीवोर्स आ गए हैं इनको खाने के लिए, अर्थवर्म आ गया, टर्माइट्स आ गया, दैट मीन्स अब डीकॉम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जब डेट्रीवोर्स एक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है इतनी बड़ी पत्ती को छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। इस कन्वर्जन के दौरान, इस तोड़ने के दौरान हो सकता है कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस यहीं से निकल करके सॉइल में जाकर के नीचे कहीं बैठ जाए। सॉइल की बड़ी सारी लेयर होती है, आपको तो टॉप लेयर दिखाई दे रही होती है ना, और भी लेयर्स होती है अंदर, तो वहां जाकर के बस जाता है, पेनिट्रेट, वॉश आउट होकर के, लीच आउट होकर के वहां जाकर के बस जाता है। चला गया, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली सबको मिट्टी में मिलना है, कुछ यहीं से निकल करके, इसी स्टेप से निकल करके मिट्टी में मिल जाते हैं। अब लेकिन अभी जो बचे हुए स्मॉलर पार्टिकल्स हैं उनको तो और तोड़ना है, उनको फर्दर कौन तोड़ता है बेटा, ये क्या बना हुआ है, फंजाई। दैट मीन्स इस प्रोसेस में क्या दिखा रहे हैं, कैटाबॉलिज्म। तो वो जो बचे हुए तोड़े हुए स्मॉलर पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है, इस पर कौन एक्ट करता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसी दौरान बेटा ह्यूमस बनेगा, और जब ह्यूमस को कंप्लीटली फर्दर डिग्रेड डाउन कर लिया जाता है बाय माइक्रोब, तो खूब सारे मिनरल्स रिलीज होते हैं इनऑर्गेनिक, और वो सारे के सारे मिनरल्स कहाँ आ जाते हैं, सॉइल में। अब सारे के सारे नाइट्रोजन वगैरह वापस से, जो नाइट्रोजन पेड़ के पास था, जो नाइट्रोजन पत्ती के पास था, वो नाइट्रोजन को हमने उस पत्ती को प्रॉपरली डीकम्पोज करके वो नाइट्रोजन वापस मिट्टी में मिला दिया है। मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाना है। अब देखो वापस से मिट्टी में आ गया है तो प्लांट उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और तो आप देख रहे हो किस तरीके से साइक्लिंग हो रही है न्यूट्रिएंट की। तो डीकम्पोजिशन प्रोसेस का चलना बहुत जरूरी है। अगर ये ना हो तो बेटा, पत्ती का अगर डिकम्पोज ना करोगे तो पत्ती के पास जो मिनरल्स है वो उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। पत्ती को अगर कोई जानवर खा रहा है, जानवर का डीकम्पोजिशन ना हो तो उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। तो दैट इज वाई डीकम्पोजिशन प्रोसेस बहुत एसेंशियल है न्यूट्रिएंट को पूरे कॉम्पोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम में घुमाने के लिए, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जो लीव्स है वो पार्शली कंज्यूम करते हैं कौन, डीकम्पोजर सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, और ये धीरे धीरे बनाते हैं लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। इसी के बाद बेटा फर्दर डिकम्पोजिशन होती है अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल, माइट्स एंड फंजाई, और फाइनली बेटा इस पत्ती के अंदर जो भी मिनरल्स होता है मिनरलाइजेशन के थ्रू वो सारे के सारे मिनरल्स मिट्टी में आ जाते हैं। देखो सारा का सारा स्टेप यहाँ पर एनसीईआरटी में प्रॉपरली लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे और बात करेंगे एनर्जी फ्लो की, बिकॉज इकोसिस्टम में ये हम जो जानवर एक दूसरे को खाएंगे, ठीक है, ऑब्वियसली अपना पेट भरेंगे, तो वो क्यों खाते हैं बेटा, हमने कल भी डिस्कस किया था, वो इसलिए खाते हैं बिकॉज एनर्जी का फ्लो हो, ठीक है। तो उसी एनर्जी की फ्लो को हम डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट ये वाली एनसीईआरटी खोल लीजिए, फटाफट ये वाली एनसीईआरटी खोल लीजिए। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा अपना एनर्जी फ्लो। होप आपने एनसीईआरटी अपने पास ही रखी होगी। तो एनर्जी फ्लो बेटा, एनर्जी फ्लो अगर एनसीईआरटी के पहली लाइन पढ़े तो लिखा हुआ एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था बेटा कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें लाइट की अवेलेबिलिटी है, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, है ना। नीचे तक बेटा लाइट तो पहुंचती ही नहीं है, और अगर यहाँ पर लाइट नहीं पहुंचेगी तो यहाँ पर कोई प्लांट्स एज अ प्रोड्यूसर तो होंगे नहीं, ठीक है, चांस ही नहीं बनता, बिकॉज प्लांट्स को एज अ प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट चाहिए। इसीलिए बेटा बॉटम पे आपको कोई प्लांट्स नहीं मिलेगा, कोई फोटोसिंथेटिक प्लांट नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर मैम प्रोड्यूसर कौन होगा, वहाँ पर कैसे हिसाब किताब चलता होगा। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर अगर प्लांट्स नहीं है बट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कौन, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और आपको पता है ये केमिकल्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और उसी ऑक्सीडेशन से निकली हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके बेटा ये खाना बना सकते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं बेटा,
तो एट द बॉटम ऑफ द एक्वेटिक बॉडी ये एक्ट करते हैं एज अ प्रोड्यूसर, और जो बेटा सबसे नीचे रह रहा है, ऐसी जगह पर रह रहा है जहां पर कोई लाइट ही नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को शायद पता भी नहीं होगा कि लाइट नाम की चीज़ होती है। ऑब्वियसली बेटा जो चीज़ कभी किसी ने देखी ही नहीं है, महसूस ही नहीं की है, तो उसको उसकी एग्जिस्टेंस का क्या पता हो। ठीक है, तो जो बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे डोंट नो कि सन भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा उनको छोड़ दो तो बाकी सब जगह सूरज की किरणें पहुंच रही हैं और सबके लिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, वहां पर बैक्टीरिया विल बी एक्टिंग एज प्रोड्यूसर। तो देखो लिखा हुआ है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन होगा तो बता देना बैक्टीरिया। ऑफ दिस इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जो भी सोलर रेडिएशन ऊपर से आ रही है, सन से आ रही है, लेस देन 50% ऑफ इट इज पार। पार का मतलब क्या है बेटा? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, जितनी भी आ रही है मतलब टोटल 100% है, उसमें से सिर्फ लेस देन 50% है पार है। ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको पता है बेटा, हम जानते हैं प्लांट्स को और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो सन जो रेडिएंट एनर्जी होती है उसको फिक्स कर सकते हैं और खाना बना सकते हैं एक सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करके। अगर मैं आपको बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस याद दिलाऊं तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल CO2 और इनऑर्गेनिक सल्फर सोर्स का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है। ये क्या है बेटा? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। दिस इज बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। प्लांट वाली फोटोसिंथेसिस क्या होती है? इनऑर्गेनिक मटेरियल CO2 को यूज करते हैं और पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो जाकर के बनता है ग्लूकोज एंड एंड प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन। ये है प्लांट वाली फोटोसिंथेसिस। तो आप खुद देख सकते हो, चाहे प्लांट हो चाहे बैक्टीरिया वाली फोटोसिंथेसिस हो, ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये भी ऑटोट्रॉफ होते हैं। इनको फोटोलिदो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? फोटोलिदो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो चाहे प्लांट वाला फोटोसिंथेसिस हो चाहे वो बैक्टीरिया वाला फोटोसिंथेसिस हो, दोनों केस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करके खाना बन रहा है, जो कि एनसीईआरटी ने ये बात लिखी हुई है। प्लांट सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 से 10% ही पार का यूटिलाइज करता है। ठीक है, 50% से कम पार है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, उसमें से भी सिर्फ प्लांट 2 से 10% ऑफ पार को ही यूटिलाइज करता है, और दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन कराती है एंटायर लिविंग वर्ल्ड को, क्योंकि कहानी फूड चेन हमेशा प्लांट से, प्रोड्यूसर से ही तो शुरू होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट्स फ्लो थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। पहली बात तो जो सन है, जो उसकी एनर्जी है, उसका फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है बेटा? सन से जो भी एनर्जी है, जो भी सोलर रेडिएशन है, वो कहाँ जाती है? प्लांट्स प्रोड्यूसर्स के पास। प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ पर जाएगी बेटा? कंज्यूमर्स के पास। कंज्यूमर से वो एनर्जी कहाँ पर जाती है? कार्निवोर्स के पास। दैट इज वाई से बेटा कि जो एनर्जी का फ्लो है, जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल, और डायरेक्शन आप देख सकते हो। ठीक है, अब हो सकता है प्लांट्स मर जाए, ठीक है, प्रोड्यूसर मर जाए, तो इसकी एनर्जी फिर कहाँ फ्लो कर जाएगी? डीकम्पोजर्स के पास। कंज्यूमर मर गया तो उसकी एनर्जी कहाँ फ्लो कर जाएगी? डीकम्पोजर्स के पास। कार्निवोर मर गए तो कार्निवोर की एनर्जी कहाँ पे फ्लो कर जाएगी? डीकम्पोजर्स के पास। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म। और ये एनर्जी का फ्लो होने के लिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाता है, कार्निवोर कंज्यूमर को खाता है, और जब ये सब मर जाए इनको कौन खाता है? कौन डिकम्पोज करता है? डीकम्पोजर्स। तो दिस इज हाउ एनर्जी फ्लोज थ्रू द इकोसिस्टम थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। देखो एनसीईआरटी ने आगे लिखा हुआ है, हर ऑर्गेनिज्म बेटा खाने के लिए डिपेंडेंट होता है प्रोड्यूसर से, इसीलिए प्रोड्यूसर से ही देखो कहानी शुरू होती है।
प्रोड्यूसर तो खुद खाना बना लेता है लाइट वगैरह को कैप्चर करके, बट ये सारे नहीं बना सकते, इसलिए ये सारे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो। इसी वजह से आपको क्या दिखता है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो दिखता है एनर्जी का, फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर्स। क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लाइंड अप है? बिल्कुल, यहाँ पर फर्स्ट लॉ भी चलती है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है बेटा, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना क्रिएट कर सकते हो। जैसे सन की जो फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी थी सोलर रेडिएशन, उस एनर्जी को तुमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसने किया था? प्लांट्स ने। तो ना तो एनर्जी बनी ना तो एनर्जी टूटी, सिर्फ वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अदर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारा जो इकोसिस्टम है आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब ऐसा नहीं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये बच गया है, इसमें सेकेंड लॉ नहीं चलती। आप देखो लिखा हुआ है, दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल, जो भी उनको चाहिए, टू काउंटर एक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर लाइननेस। मैं बच्चों को बताती हूँ, एनर्जी का फ्लो बेटा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कोई हीट एकम्पनी ना करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में देखो ये डायग्राम है, सन की एनर्जी प्लांट तक पहुंची, प्लांट की एनर्जी आगे कंज्यूमर पे तब जाएगी जब कुछ फॉर्म ऑफ द एनर्जी हीट के फॉर्म में निकले। इसकी एनर्जी, इस कीड़े की एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल तक तब जाएगी जब कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में निकले। ये बर्ड की एनर्जी, इस चिड़िया को, बड़े वाले को एनर्जी तभी ट्रांसफर होगा जब कुछ फॉर्म ऑफ द एनर्जी हीट। एवरी एनर्जी फ्लो, एवरी एनर्जी ट्रांसफर इज accompanied बाय सम सॉर्ट ऑफ लॉस ऑफ हीट। ठीक है, यही कहता है हमारा वो लॉ। ठीक है, यहाँ पर देखो डिकम्पोजर्स पे भी अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इनके मरने के बाद, तो हर ट्रांसफर के साथ देखो हीट लॉस accompanied है। उसके बाद देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, ये तो पढ़ लिया हमने, ये डायग्राम भी देख लिया एनसीईआरटी का। अब हम देखते हैं कि फ्लो एनर्जी का होता कैसा है। तो सबका पता है फ्लो एनर्जी का होता है विथ रिस्पेक्ट टू दी फूड चेन। फूड चेन को डिफाइन कैसे करोगे बेटा? प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म, इसको हम फूड चेन कहते हैं। फूड चेन का मैं अपना पसंदीदा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे ग्रास है, ठीक है, इसको कौन खा जाएगा? ग्रास हॉपर खा जाएगा। ग्रास हॉपर को किसको खिला दे, किसका पेट भर दे? फ्रॉग का पेट भर देते हैं। फ्रॉग का पेट भर गया है, अब स्नेक का पेट भर देते हैं, स्नेक फ्रॉग को खा जाएगा। और इसको कौन खा जाएगा? बिग बर्ड लिख लो, कोई भी बर्ड का एग्जाम्पल, बहुत बड़ी बर्ड जो स्नेक को खाती है। नेवला लिख लो, नेवला खा लेता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शरी कंज्यूमर, ये टॉप। आप देख सकते हो बड़े सारे लेवल्स इन्वॉल्व हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, ट्रॉफिक लेवल 5। यहाँ टी स्टैंड किसके लिए करता है बेटा? ट्रॉफिक लेवल के लिए। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? खाना, न्यूट्रिशन। तो ये एक दूसरे को खाने के लिए तरह, न्यूट्रिशन पर्पस की तरह। तो जितने भी लेवल्स दे आर देयर इन दी फूड चेन, उनको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। किसी भी ट्रॉफिक लेवल में ये जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है ये फिक्स्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम इसको किसी और को भी खिला सकते हो। नंबर होती, लिमिटेशंस होती है, और नंबर इसकी कितनी होनी चाहिए बेटा? 3 to 5। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है 10% लॉ चलता है। 10% लॉ मतलब सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाती है, नेक्स्ट टॉपिक लेवल तक पहुंचती है। अभी उस पर भी चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अगर बार बार सिर्फ 10% एनर्जी ही फ्लो करेगा तो सबसे लास्ट में जो ऑर्गेनिज्म उसको बहुत कम मिलेगी, ठीक है। उस एफिशिएंसी को बरकरार रखने के लिए, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल का नंबर शुड बी 3 to 5 ओनली।
जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया है 5 ट्रॉपिक लेवल तक लिया है, इससे ज़्यादा होगा तो एनर्जी जो उसको, वो जो लास्ट वाला जो बिग बर्ड को खाएगा बेटा, उसको कुछ एनर्जी खासा मिलेगा नहीं, इतना एफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, इसका रीज़न डिटेल में अभी पढ़ेंगे भी। अब हम देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फूड चेन। 2 प्रकार के फूड चेन हम पढ़ेंगे। एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, जिसमें एक दूसरे को खाते हैं, इसलिए प्रीडेटर फूड चेन कहते हैं। एक होता है डेट्रिटस फूड चेन, जिसको हम सैप्रोफिटिक फूड चेन कहते हैं। दोनों फूड चेन के बारे में देख लेते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या आता है बेटा, प्रोड्यूसर, जैसे अभी अपने ग्रास वाला एग्जाम्पल लिया तो ग्रास प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर्स आ जाते हैं, ग्रास हॉपर हो गया, फ्रॉग हो गया, ठीक है, तुम्हारा स्नेक हो गया, ये सब कंज्यूमर वाली कैटेगरी में आ गया। और जब ये सब मर जाएंगे बेटा, इनको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स भी होगा। ठीक है, ये लाइन एनसीईआरटी की याद रखना। और प्लांट है तो प्लांट को एनर्जी कहाँ से दे रहा होगा बेटा, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इस प्रकार के फूड चेन के लिए। जीएफसी मेजर जो भी एनर्जी का फ्लो होता है बेटा एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज़्यादातर बेटा ये वाली फूड चेन चलती है, जिसकी वजह से एनर्जी का फ्लो हो रहा है पानी वाले इकोसिस्टम। जो डेट्रिटस फूड चेन होता है बेटा, उसको पढ़ाने से पहले एनसीईआरटी में देखो फूड चेन का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ये वही एग्जाम्पल है जो हम पढ़ते हैं जनरली, मेरा पसंदीदा फेवरेट। और एक्वेटिक फूड चेन का भी एग्जाम्पल लिया हुआ है कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स प्रोड्यूसर्स हैं, इनको कौन खा जाता है, जू प्लैंक्टॉन। जू प्लैंक्टॉन को खा जाती है छोटी मछली, छोटी मछली को खा जाते हैं बड़ी मछली, और बड़ी मछली को भी हम किसी को खिला सकते हैं, किसको, बर्ड्स को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बेटा ग्रेजिंग फूड चेन टेरेस्ट्रियल में चलती नहीं है। जो हम पहले भी एग्जाम्पल लिखते आ रहे थे, अभी भी जो एनसीईआरटी में है देखो, टेरेस्ट्रियल में ग्रेजिंग चलती है, बट ग्रेजिंग ज़्यादातर कहाँ पर रिस्पॉन्सिबल एनर्जी फ्लो कराने के लिए, एक्वेटिक में। ठीक है, ये लाइन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डेट्रिटस फूड चेन सेप्रोफिटिक फूड चेन है, ये किससे बिगिन करती है बेटा, डेट्रिटस से। ये शुरुआत ही होगी डेट्रिटस डेड ऑर्गेनिक मैटर से, और अगर कोई फूड चेन डेट्रिटस से शुरुआत हो रहा है तो वो किसका हिस्सा बन जाता है, डेट्रिटस फूड चेन। इसमें क्या क्या दिखाई देंगे आपको, डीकम्पोजर्स, जिसमें क्या आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि डेट्रिटस पर सबसे पहले कौन फीड करता है, अर्थवर्म। अर्थवर्म को कौन खा सकता है, स्पैरो। स्पैरो को कौन, बेटा कोई भी एक फूड चेन, ठीक है, दूसरे फूड चेन में किसी भी वक्त कन्वर्ट हो ही सकती है। अब ऑब्वियसली बेटा कि एक फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रे तो हो ही सकता है ना, प्रिडेशन तो चल ही सकती है, हम तो रोकने हैं नहीं। कोई ग्रेजिंग फूड चेन है बेटा, प्रिडेटर फूड चेन है, कोई ऑर्गेनिज्म मर भी तो सकता है, डेड रिमेन का हिस्सा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लोग मरते रहते हैं, डेड रिमेन्स बनता रहता है, तो डेट्रिटस फूड चेन ज़्यादा कॉमन है, इसी की वजह से एनर्जी का फ्लो चलता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि टेरेस्ट्रियल में, एक्वेटिक में डेट्रिटस, जैसे हमने पढ़ा था कि ऐसा नहीं है बेटा, जैसे हमने बोला था कि ग्रेजिंग फूड चेन एक्वेटिक में, ऐसा नहीं कि उसमें ही चलता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में भी चल सकता है, लेकिन जो एनसीईआरटी ने 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, ये वाले और जीएफसी में वो वाला, वो सिर्फ ये बताने के लिए लिखा हुआ है कि दोनों प्रकार के फूड चेन मेजरली एनर्जी का फ्लो किस इकोसिस्टम में कराते हैं। तो ये मेजरली एनर्जी का फ्लो कराता है बेटा किसमें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और ये मेजरली एनर्जी का फ्लो कराता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ये गांठ बांध लो, ये दिमाग में भर लो। ठीक है, फूड चेन के बाद, फूड चेन के बाद हम अगला पढ़ने वाले हैं फूड वेब। क्या होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन, या हम बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ फूड चेन। क्या बनाते हैं बेटा, फूड वेब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फूड वेब, जिसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड किया हुआ है। आप देखो इस नेटवर्क में, इस जाल में एक से ज़्यादा फूड चेन है। चलो काउंट करें, ये देखो एक फूड चेन जो हमारा पसंदीदा है, ग्रास से ग्रास हॉपर, देन फ्रॉग, स्नेक, स्नेक को किसको खिला दिया हमने, हॉक को। ठीक है, ये एक पहला फूड चेन है। दूसरा फूड चेन देखो, ग्रास, ग्रास हॉपर, बर्ड, छोटी चिड़िया, इन्होंने इस तरीके से दिखाया हुआ है।
ठीक है। तीसरा फूड चेन ग्रास, फ्रॉग, उल्लू, ग्रास, चूहा, फॉक्स, फोर्थ। फिफ्थ ग्रास, चूहा, हॉक, 5। फिर देखो ग्रास, रैबिट, रैबिट हर्बीवोर है, ग्रास, रैबिट, रैबिट के बाद ये आ गया, ठीक है 6। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 6 से भी ज़्यादा ही है, रैबिट के बाद यहाँ फॉक्स भी लिखा हुआ है, ठीक है 6 से ज़्यादा फूड चेन है। बट ये सारे के सारे फूड चेन देखो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। एक फूड चेन का ऑर्गेनिज्म दूसरे फूड चेन से कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पर देखो ये फ्रॉग जो बैठा हुआ है अपनी नजरें गड़ाए, यहाँ पर देखो इसको स्नेक भी खा सकता है और यहाँ पर देखो इसको आउल भी खा सकता है। ये जो चूहा है बेटा, इस चूहे को ये आउल, इस चूहे को ये हॉक, इस चूहे को ये फॉक्स खा सकते हैं। ये जो रैबिट है खरगोश, इसको ये भी खा सकता है, इसको ये भी खा सकता है। तो एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा फूड चेन का हिस्सा है और इसी की वजह से बेटा बहुत सारे फूड चेन जो हमारे इकोसिस्टम नेचर में होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं इसी तरीके से। और इसी इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन को हम क्या बोलते हैं बेटा? फूड वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फूड वेब। क्या फायदा है बेटा? देखो, अगर सांप के पास खाने के लिए सिर्फ फ्रॉग होगा और दुनिया में से सारे फ्रॉग ही मर जाएं, एलिमिनेट हो जाए, तो सांप तो मर ही जाएगा, उसके पास खाने के लिए नहीं बचेगा। लेकिन अब सांप कुछ और भी खा सकता है, उस बहुत सारे फूड के ऑप्शंस हैं, है ना। तो इससे क्या मिलती है बेटा? इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी मिलती है, एक से ज़्यादा खाने का ऑप्शन मिलता है, तो ये बेहतर बनाता है इकोसिस्टम को। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अकरेंस ऑफ फूड वेब बेटा एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एक इकोसिस्टम को, ठीक है। जैसे स्नेक जब चूहे को खाए तो चूहा एक हर्बीवोर है और स्नेक फ्रॉग को भी खा सकता है जो कि क्या है? कार्निवोर है। दोनों में इसका ट्रॉफिक लेवल बदल जाएगा। जब स्नेक हर्बीवोर को खाएगा तो उसका ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंडरी कंज्यूमर। स्नेक क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और जब वो फ्रॉग को खा रहा था, ये देखो, जब वो फ्रॉग को खा रहा था तो उसका क्या था लेवल? टर्शरी कंज्यूमर। दैट मीन्स इसके जरिए ये जो फूड वेब एग्जिस्ट करती है, एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई भी कर सकता है। स्नेक जब फ्रॉग को खाए तो वो टर्शरी कंज्यूमर है, ठीक है। जब वो हर्बीवोर को खाए, हर्बीवोर को खाने वाले कहाँ आ जाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। और देखो क्या लिखा हुआ है, जो जैकल्स होते हैं बेटा ये कार्निवोर्स भी होते हैं, स्कैवेंजर्स भी हो सकते हैं, जैसे वल्चर स्कैवेंजर्स होती है ना। जो स्पैरो है बेटा, स्पैरो को आप प्राइमरी कंज्यूमर कहोगे जब वो सीड खाए, क्योंकि सीड प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है। दैट मीन्स स्पैरो एक हर्बीवोर होगा जब वो सीड खाएगा। और वही स्पैरो बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा जब वो इंसेक्ट या कीड़े मकोड़ों वर्म्स को खाएगा। तो देखो अगेन एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल हो गया। तो ये तभी पॉसिबल है, इतने ऑप्शंस तभी पॉसिबल हैं जब बहुत सारे फूड चेन आपस में नेचर में इंटरकनेक्टेड हो, और उसी इंटरकनेक्शन, उसी जाल, उसी नेटवर्क ऑफ फूड चेन को फूड वेब कहते हैं, ठीक है। इन सबके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा 10% लॉ ऑफ एनर्जी को। तो ये इन साइंटिस्ट ने दी थी, वैसे ही एनसीईआरटी में है नहीं तो नाम तो तुम छोड़ सकते हो, बस इतना समझना कि सिर्फ 10% एनर्जी ही फूड में फिक्स्ड होती है एनिमल फ्लैश में, बाकी 90% कंज्यूम कर लेता है ऑर्गेनिज्म इंजेक्शन, रेस्पिरेशन, अपने बॉडी हीट को मेंटेन करने के लिए और बाकी की एक्टिविटी में। मतलब सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉफिक लेवल तक जाएगी, ठीक है। हर एक ट्रांसफर only 10% of the total energy is actually available to the next trophic level, इसीलिए इसको 10% लॉ बोलते हैं। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल है, अगर प्रोड्यूसर लेवल पर 1000 किलो कैलोरी है तो 1000 की 1000 हर्बीवोर में ट्रांसफर नहीं हो जाएगी कि हर्बीवोर इसको खाता है। तो 1000 का कितना परसेंट हर्बीवोर को मिलेगा बेटा? 10%। 10% का मतलब 10/100 इंटू 1000, 2 0 काट दिया, बचा 100। तो देखो हर्बीवोर को कितना मिली? 100 किलो कैलोरी। अब कोई कार्निवोर अगर हर्बीवोर को खाएगा तो 100 का 100 मिल जाएगा? नहीं, उसको मिलेगा, कार्निवोर को मिलेगा 10% ऑफ 100,
ठीक है, दैट मीन्स 10 किलो कैलोरी। अब कार्निवोर को, जब ये टॉप कार्निवोर खाएगा तो उसको कितना मिलेगा? 10% ऑफ 10 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। इस पर क्वेश्चन भी आता है, बड़ा इजी कैलकुलेशन, बड़ा पसंदीदा बच्चों का सवाल है। 10% लॉ मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी जो उस ट्रॉपिक लेवल पर वही आगे सिर्फ ट्रांसफर होती है। 1000 का सिर्फ 10% आगे मिलेगा, 100 का सिर्फ 10% आगे पहुंचेगा, 10 का सिर्फ 10% आगे पहुंचेगा। इसीलिए कहते हैं बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो 3 से 5 तक ही होने चाहिए, क्योंकि इसके अगर आगे कोई होगा तो उसको देखो कितनी कम एनर्जी ट्रांसफर होती है, इतना इनएफिशिएंट हो जाता है, फायदा ही नहीं होता। ठीक है, इसके बाद दो इंपॉर्टेंट टर्म है एनसीईआरटी में जो आपको याद रखना है, एक स्टैंडिंग स्टेट है और एक स्टैंडिंग क्रॉप है। स्टैंडिंग स्टेट में क्या बताते हैं, जितना भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं पर एरिया इन अ गिवन टाइम, इसको स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वाला पार्ट हट गया है, नहीं तो उसमें भी आपको ये लाइन मिलती है। ठीक है, जो भी इकोसिस्टम में कितना न्यूट्रिएंट मौजूद है, कितना इनऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है इन अ गिवन पीरियड, इन अ गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप दिया हुआ है। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टेट और क्रॉप में। स्टेट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का अमाउंट, क्रॉप में मतलब प्लांट, प्लांट मतलब लिविंग, तो लिविंग मटेरियल का अमाउंट। ठीक है, कैसे निकालोगे, या तो काउंट कर सकते हो नंबर के फॉर्म में, या तो वजन निकाल लो बायोमास के फॉर्म में। दैट मीन्स इसको कैसे रिलेट करोगे, क्रॉप मतलब प्लांट, प्लांट मतलब लिविंग, अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल जो कि प्रेजेंट होता है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में इन अ गिवन टाइम। इसको निकालने के लिए क्या, किस चीज में एक्सप्रेस करोगे, उस लिविंग मटेरियल को एक्सप्रेस करोगे या तो नंबर के फॉर्म में या तो बायोमास के फॉर्म में। बायोमास का मतलब, मास का मतलब वजन, किसका वजन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का, तो वजन को एक्सप्रेस करोगे या तो फ्रेश वेट में या तो ड्राई वेट में। फ्रेश वेट में मॉइस्चर होता है, सही वेट नहीं आता, इसलिए ड्राई वेट ज्यादा प्रेफर किया जाता है बायोमास निकालने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है बेटा दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, कुछ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, जैसे एनर्जी हो गया, जैसे बायोमास हो गया, जैसे नंबर हो गया। हर इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, बायोमास कैसे देखने को मिलती है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग इन ईच ट्रॉफिक लेवल कैसे होते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम, इस पर हम चर्चा करेंगे। डायरेक्ट सवाल आता है और उसी डायरेक्ट सवाल को चर्चा कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर की। तो पिरामिड ऑफ नंबर आप देख सकते हो बेटा, आपको पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट दिखाई देता है किसमें, ग्रासलैंड में। ये आपको अपराइट दिखाई देगा बेटा एक्वेटिक इकोसिस्टम में, क्योंकि आप देख रहे हो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स धीरे 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 घटते ही चले जा रहे हैं। टॉप कार्निवोर में, आप टर्शरी कार्निवोर में आप देख सकते हो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितना कम है। तो इस तरीके से आप देखो पिरामिड का शेप क्या है, अपराइट। ठीक है, अगर ट्री इकोसिस्टम में बात करें, ट्री इकोसिस्टम में बेटा इनवर्टेड मिल सकता है और ट्री इकोसिस्टम में स्पिंडल शेप भी मिल सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी ने बातों बातों में लाइन कही है, आपसे सवाल पूछा है बट बताया नहीं है आपको। मैं बता देती हूँ, ट्री इकोसिस्टम में इनवर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर और स्पिंडल पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब क्या होता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल इनवर्टेड का एग्जाम्पल ये लेते हैं। ट्री इकोसिस्टम मतलब टेरेस्ट्रियल, जहाँ पर ट्री वगैरह होते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड मतलब ग्रास कवर ज़्यादा है और ट्री का इतना जनसंख्या नहीं है, ये वो वाला इकोसिस्टम हो गया। तो ट्री इकोसिस्टम में एक मान लो पेड़ है, ट्री है, इस ट्री पर बेटा बहुत सारे क्या हैं, बर्ड्स हैं। ये बर्ड्स ट्री के फल फूल खाते हैं, सीड्स वगैरह खाते हैं, और उन इतने सारे बर्ड्स पर बेटा बहुत सारे क्या हैं, पैरासाइट्स हैं।
ठीक है, जैसे हमारे एक सर पर, एक इंसान पर, एक सर में कितने सारे जू हो सकते हैं। तो सोचो एक पेड़ पर इतने सारे बर्ड्स और हर बर्ड्स पर कितने सारे उस पर पैरासाइट्स हो, तो नंबर ऑफ पैरासाइट्स कितना ज़्यादा हो जाएगा ना। तो आप देख सकते हो, ये मान लो फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और इस पर कौन डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए, पैरासाइट्स। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो आप देख सकते हो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में जो नंबर है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो पिरामिड कैसा होगा, इन्वर्टेड। स्पिंडल का ट्री इकोसिस्टम एग्जाम्पल कैसे ले सकते हो, एक पेड़ है, उस पेड़ पर बड़े सारे बर्ड्स हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए उस पेड़ पर डिपेंडेंट हैं, और उस बर्ड को खाने के लिए उस एरिया में और बड़ी बर्ड मौजूद है, हॉक, लेकिन इसका नंबर प्राइमरी कंज्यूमर से कम है। अगर ऐसा शेप आता है पिरामिड का तो उसको स्पिंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में एक लाइन के फॉर्म में पूछा हुआ है, बट मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दी है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। तो आप देख सकते हो बेटा, पिरामिड ऑफ बायोमास, अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, एक्वेटिक में आपको इन्वर्टेड दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर भले ज़्यादा है, बट वजन करने निकलोगे तो माइक्रोस्कोपी के वजन बड़ा ही कम आएगा, और इसके ऊपर वाले जो ट्रॉफिक लेवल है जू प्लैंक्टन्स, उनका वजन ज़्यादा आएगा। इनसे भी ज़्यादा किसका आएगा, जो जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश से ज़्यादा वजन किसका आता है, लार्ज फिश का। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में वजन बढ़ता चला जा रहा है, तो शेप कैसी आती है, इन्वर्टेड। वही टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लो, चाहे ग्रासलैंड ले लो, चाहे ट्री इकोसिस्टम ले लो बेटा, ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, अपराइट। आप देखना कितने सारे P/Q सिर्फ यही याद करके आपके हो जाएंगे, कहाँ इन्वर्टेड है, कहाँ पर अपराइट है, किस इकोसिस्टम में कैसा है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, डोंट वरी। ठीक है, आई विल मेक यू सॉल्व ऑल दोस P/Qs। ठीक है, यहाँ पर, और बेटा जिस भी पिरामिड में यहाँ ग्राम हो या केजी पर मीटर स्क्वायर हो, तो समझ जाना वो पिरामिड बायोमास का है। वजन लिख रहे हैं तो बायोमास का पिरामिड है। अगला पिरामिड जो हमेशा अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही फ्लो होगी। 10% लॉ चलती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे तुम आगे से सिर्फ ट्रॉफिक लेवल पर पहुंचते जाओगे, एनर्जी घटती चली जाएगी। तभी हम कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। इस एनसीईआरटी के डायग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है कि सनलाइट से जो प्राइमरी प्रोड्यूसर तक एनर्जी पहुंची है वो कितनी है। ये भी क्या 10% है? नहीं, ये सिर्फ 1% है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि सूरज भगवान से प्लांट्स के पास इस पिरामिड में 1% दिखाया गया है, और प्लांट से शुरू हो जाता है फूड चेन, और प्लांट को अब जो खाएगा वहां पर अब एनर्जी का फ्लो होगा 10%। तो प्लांट्स के आगे 10%, यहाँ पर 1%, याद रखना। मतलब अगर सन के पास 10,000 जूल है एनर्जी का, तो प्लांट को कितनी मिलेगी, 1% ऑफ 10,000, 100 जूल। और प्लांट को अब कोई जो खाएगा उसको 10% ऑफ 100 जूल मिलेगा, 10 जूल। ठीक है, तो ये था हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसके कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है बेटा? कि ये सेम स्पीशीज जो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है, जिसका हमने डिस्कशन किया था, उनको कहाँ पर भरे इसको पता नहीं है। ये सिर्फ सिंपल फूड चेन्स को एकोमोडेट कर सकता है, फूड वेब के लिए बना ही नहीं है। इट कैन नॉट, क्योंकि फूड वेब पर बेस्ड ही नहीं है। सिंपल फूड चेन के लिए ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं। इसमें ना तो डीकम्पोजर्स के लिए कोई जगह है, ना सैप्रोफाइट्स, ना माइक्रोब्स, ना डेट्रीवर्स, कहीं पर रख ही नहीं सकते इनको। तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। कि सक्सेशन अब डिलीट हो गया है तो मस्त खुश हो जाओ, बहुत बड़ा टॉपिक था, बट वो आपको अब पढ़ना नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब समय आ गया है, टॉपिक सारा हमने रिवाइज कर लिया है। अब बारी है बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके सामने P/Qs के स्क्रीनशॉट्स हैं। हम अपना दिमाग लगाएंगे, जो भी कंसेप्ट हमने रिवाइज किया है उसके बेसिस पे सही जवाब को टिक लगाएंगे।
और कुछ आपको क्वेश्चंस के होमवर्क भी मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, डीकम्पोजिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें डेट्रिटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। ठीक है, बात तो सही है। डीकम्पोजिशन फास्टर होती है जब डेट्रिटस रिच हो, नहीं फास्टर नहीं बेटा, तब स्लो होगी अगर लिग्निन और काइटिन में होगा। फास्ट तब होती है जब नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में। पढ़ाया था ना एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाई थी ना। तो स्टेटमेंट एक सही है, दूसरा इनकरेक्ट है। इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखो पिरामिड ऑफ बायोमास पढ़ाया था, देखते हैं कितने लोग सही दिमाग लगा के और सही आंसर्स को टिक करते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास नॉट करेक्ट। बहुत सारे बच्चों को ना नॉट करेक्ट समझ नहीं आता, मतलब फॉल्स। लिख लो बेटा फॉल्स पेपर पे। पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड में अपराइट होता है, अभी पढ़ाया था मैंने। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, ये भी पढ़ाया था मैंने। पिरामिड ऑफ बायोमास सी में अपराइट होती ही नहीं बेटा, क्योंकि सबसे नीचे फाइटोप्लैंक्टन्स का वजन ही सबसे कम होता है, बाकी ऊपर वालों को वजन बढ़ता चला जाता है, तो इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, तो फॉल्स बताना था, फॉल्स हमने बता दिया। जीपीपी माइनस आर, देखो कितना इजी है। आर क्या है बेटा? आर इज रेस्पिरेटरी लॉसेस, रेडिएंट एनर्जी, इन्वायरमेंटल फैक्टर, रिटार्डेशन फैक्टर। नहीं, रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आप नहीं बना पाते हो? सारे क्वेश्चन बना पाते हो, सब आपको आता है, सब पढ़ा हुआ। अभी जस्ट आपने सब कुछ रिवाइज किया है, कुछ ऐसा मिस हुआ है? नहीं, सब पढ़ा है, सब रिवाइज किया है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज एंड दिस इज हाउ मक्खन की तरह आपको पीवाइज यूज करने हैं। नेक्स्ट, in relation to gross primary productivity and net primary productivity of ecosystem, which one of the following statement is correct? जीपीपी हमेशा, हाँ ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, ये सही मिल गया, बट बाकी भी अपना ज़रूर चेक कर ले। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेम है और एक ही चीज़ और सेम बात है? नहीं, देयर इज कोरिलेशन। ग्रॉस प्राइमरी हमेशा कम होती है? नहीं बेटा, वो तो ज़्यादा होगी ना, क्योंकि वो तो टोटल है। टोटल सैलरी तो पापा ज़्यादा ही कमाते हैं ना, खर्चा करने के बाद नेट तो कम ही आता है। ठीक है, कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है, उससे तो फटाफट हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। सबसे पहले आपको पता है तो फर्स्ट का तो बेटा एक सी का तो फोर्थ ही होगा, ग्रास तो सबसे पहला ही आएगा। रैबिट अभी मैंने आपको दिखाया था, खरगोश हर्बीवोर्स होता है, दिखाया था ना फूड वेब में। तो खरगोश सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर आएगा, बी का थर्ड होगा। अब देख लो, अगर इतना आपको पता है, ठीक है, और ये भी आपको पता है वल्चर टॉप पर होंगे, तो आप देख लो बी का थर्ड और सी का फोर्थ कहाँ दिया हुआ है। बी का थर्ड और सी का फोर्थ, और कहीं दिया ही नहीं हुआ है बेटा ऑप्शन नंबर 4 में। ऐसे दो भी पता है ना, तो मैच करके अपना पसंदीदा ऑप्शन देख सकते हो। और बाय डिफॉल्ट किसी और जगह दिया ही नहीं था, बी का थर्ड यहीं दे रखा है, सी का फोर्थ यहीं दे रखा है। ए का क्या हो जाएगा? सेकंड, मैंने पहले ही बता दिया था, वल्चर सबसे ऊपर होंगे। और क्रो आ जाएगी तुम्हारे सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर। इजी। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, बिल्कुल फॉल्स। ठीक है, एनर्जी कंटेंट बेटा धीरे धीरे फर्स्ट से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में घटती है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। बायोमास डिक्रीज होता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में, तभी तो इन्वर्टेड मिलता है, ये भी ट्रू है। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, नहीं बेटा, एनर्जी कंटेंट फॉल्स ढूंढना है ना, डिक्रीज होती है, तभी तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इन्वर्टेड मिलता है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ लो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज करते हैं फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू फोर्थ, तभी तो अपराइट मिलता है, तभी तो आपको अपराइट मिलता है, ये बात भी सही है। फॉल्स वैसे हमने पहले ही ढूंढ लिया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो पिरामिड से कितने क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड? नंबर इन ग्रासलैंड अपराइट होता है, ठीक है, नंबर इन ग्रासलैंड अपराइट होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट तो बेटा इन्वर्टेड तो होता ही नहीं, ये भी अपराइट होता है। ठीक है, वजन अगर फॉरेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो अपराइट होता है, सी वाले में इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास, हाँ ये इन्वर्टेड होता है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड आपको मिलेगा अगर आपके पास ये ग्राम दिया हुआ है तो सबको समझ जाना चाहिए वजन है, मैंने आपको बताया था ना, दैट मीन्स बायोमास है। एनर्जी और नंबर तो हटा दो, बायोमास है और बायोमास है। ठीक है, अब आप देखो ये बायोमास जो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है इन्वर्टेड है या अपराइट है? प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम है, इससे ज़्यादा
प्राइमरी कंज्यूमर से ज्यादा सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो आप देख सकते हो ये किस प्रकार का पिरामिड है, इनवर्टेड। 18th का उपाय, ठीक है। विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास? मैक्सिमम बायोमास आपको कहां पर देखने को मिलेगा? चलिए इसको लीजिए होमवर्क। पिरामिड ऑफ बायोमास का एग्जाम्पल लगाओ। वैसे तो आप वैसे भी बता सकते हो, इसका एग्जाम्पल बड़ा ही ईजी है, ठीक है। जहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, वैरायटी ज़्यादा होगी, वहीं पर वजन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बायोमास देख लो कहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, होमवर्क लीजिए इसको। प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज इन वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स। जंगल में जाओगे प्रॉपर टॉप लेयर ट्री की होगी, मीडियम लेयर श्रब्स की होगी, और सबसे बॉटम वाली लेयर हर्ब्स की होगी। सबसे अच्छा मिलेगा आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड का ही नाम है बेटा, सवाना इज द ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड में बेटा आपको घास ज़्यादा मिलती है, पेड़ इतने मिलते नहीं हैं। और इन दोनों को कंपेयर करो तो स्ट्रैटिफिकेशन रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाई देगी। तो एक क्वेश्चन आई गेस मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो उस होमवर्क को करिएगा। एंड आपने देखा PYQs कैसे हैं, बड़े इजी हैं, मक्खन की तरह कर लोगे अगर सारे कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज किए हैं आपने। NCERT के लाइन से क्वेश्चंस आता है, एक एक NCERT को हमने डिस्कस किया, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने रिवाइज किया समय के साथ, और PYQs लगा करके मन खुश कर लिया है ना। तो अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे बेटा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।